प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स सब्जेक्ट के PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कुल 60 अंकों के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह साइंस सब्जेक्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है। इसमें से 60 प्रश्न साइंस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो देखा जाए प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में साइंस अर्थात विज्ञान विषय से 60 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिनका साइंस सब्जेक्ट कवर है अर्थात प्रिपेयर है, वे प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या करती है? मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। क्या होती है मेगावाट? मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। कहाँ उत्पादित की जाती है? जहाँ बिजली हाउस होता है, बिजली घर होता है, बिजली केंद्र होता है, वहाँ मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है वो उत्पादित की जाती है। ठीक है, मेगावाट, मेगा बना है 10 की पावर 6 से, ठीक है, और वाट इसकी इकाई है। ठीक, तो 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट होती है। यहाँ पर क्या दी है? मेगावाट नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनने के लिए बोला जा रहा है। ठीक, सूची 1 में क्या दिया है? भौतिक राशियां दी है और सूची 2 में इकाई दिया है अर्थात यूनिट दिया है। पहला त्वरण, त्वरण है, बी बल है, सी कृत्य कार्य है और डी आवेग है। हम बल का जानते हैं, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है इकाई। कृत्य कार्य का क्या होता है? जूल होता है। त्वरण का क्या होता है? त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। और आवेग का क्या बचा? न्यूटन सेकंड हो गया। ठीक है, इस तरह ए का 4, बी का न्यूटन, बल है न्यूटन 3 में है, कृत्य कार्य जूल सी 1 में है और डी आवेग सेकेंड नंबर पर है। ठीक है, इस तरह ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 हो गया। ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ केवल प्रिपरेशन के लिए है, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। त्वरण का क्या है? त्वरण का इकाई मीटर प्रति सेकेंड है, बल न्यूटन है, कृत्य कार्य को जूल में मापते हैं। जूल में हम ऊर्जा को भी मापते हैं। ठीक है, ऊर्जा को। आवेग को न्यूटन सेकेंड में मापा जाता है। इस तरह इसका मिलान होगा। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया। बल अर्थात फोर्स का मात्रक न्यूटन हो गया। आवेग अर्थात इम्पल्स का मात्रक न्यूटन सेकंड है और कार्य वर्क का मात्रक जूल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शन है, कार्य को किससे मापते हैं? जूल से, बिल्कुल सही। द्रव्यमान को किससे मापा जाता है? किलोग्राम से मापा जाता है। तरल का बात नहीं हो रहा है, तरल का बात होता तो किससे होता? लीटर से होता है, लीटर से मापते हैं, लेकिन यहाँ द्रव्यमान की बात हो रही है इसलिए किलोग्राम आएगा। और एसआई यूनिट पूछा है। बल का मात्रक
न्यूटन है। दाब, दाब का मात्रक डाइन, डाइन नहीं है। दाब को हम पास्कल में मापते हैं, लेकिन डाइन की अगर हम बात करें तो डाइन क्या है? CGS प्रणाली में डाइन को बल का मात्रक है। CGS प्रणाली में डाइन, ठीक है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही सुमेलित नहीं है। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल है, CGS प्रणाली में बल का मात्रक डाइन है, ठीक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। वाट, नॉट, नॉटिकल मील, कैलोरी, ठीक है। एक तरफ दिया है वाट, वाट क्या होता है? वाट शक्ति का मात्रक है, ठीक है। ये जो वाट है ये किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। और नॉट, नॉट, नॉट समुद्री जहाज की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है नॉट का, ठीक है। इसको हम ऐसे करते हैं ए, वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। नॉट, नॉट बी है और ये समुद्र जहाज की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बी का 3, ठीक। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील नौ संचालन की दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है नॉटिकल मील, सी का 2 हो जाएगा। ये सी का नॉटिकल मील का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नौ संचालन की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। और नॉट किसके लिए किया जाता है? समुद्री जहाज की गति को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और कैलोरी ऊष्मा हो गया, ठीक है। इस तरह D1, ठीक है। ये वाट शक्ति हो गया, नॉट समुद्री जहाज की गति को मापने के लिए हो गया, नॉटिकल मील नौचालन की दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, दूरी को, ठीक है। और कैलोरी ऊष्मा को मापने के लिए। इस तरह ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या देख दिया है? शक्ति अर्थात पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं, ठीक है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है और इसे ही क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। नॉट समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई है। नौचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। कैलोरी क्या है? ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। अगला है सुमेल कीजिए, दिया है ये इसको भी, ठीक है। सुमेल करना है इसको। जूल, ऊपर के प्रश्नों में हमने देखा जूल किसकी इकाई है? जूल कार्य की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। एम्पियर धारा की इकाई है, ठीक है। वाट, वाट किसकी इकाई है? वाट सामर्थ्य की, शक्ति की इकाई है, ठीक। वोल्ट, वोल्ट में क्या मापते हैं? विभवांतर। और कैलोरी ऊष्मा, ठीक है। इस तरह इसका मिलान हो रहा है, ठीक है। जूल, जूल कार्य, एम्पियर धारा, वाट सामर्थ्य, वोल्ट विभवांतर, कैलोरी ऊष्मा, ठीक। यहाँ क्या दिया है? जूल कार्य ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल है। एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा के मात्रक हैं। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1746, 750, 748। कितने वाट होते हैं? 746 वाट होता है, ठीक है। कितना वाट होता है? 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हॉर्स पावर को अश्व शक्ति के नाम से जाना जाता है हिंदी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ऊपर के प्रश्नों में लगभग हमने नॉट को देखा है। नॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज के चाल की माप के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। नॉटिकल में नौचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। ऊपर के प्रश्नों में हमने किया है। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का प्रयोग प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई, एंगस्ट्रॉम क्या होती है? प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई होती है, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, समय मापन की इकाई नहीं है प्रकाश वर्ष, ये दूरी मापन की इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रकाश
एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष का। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? ऊपर के प्रश्न में हमने देखा एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की इकाई है। ठीक है, किसकी इकाई है? तरंग दैर्ध्य की इकाई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। एक तरंग दैर्ध्य कितने मीटर के बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। ये तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई होता है। अगला प्रश्न है, मात्रा और इकाई दिया गया है। सूची 1 में मात्रा दिया है और सूची 2 में इकाई दिया गया है। के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है। ठीक है, हमने दाब देखा है ऊपर में, ऊर्जा देखा है, तरंग दैर्ध्य देखा है, उच्च वेग पहला बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ऊर्जा का मात्रक तो जूल हो गया। ठीक, यहाँ सामने ही है। दाब का मात्रक पास्कल हो गया, ये भी सामने है। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम हो गया। तो उच्च वेग मैक में फाइटर प्लेन वगैरह की गति को मापा जाता है मैक में। ठीक है, जो हवा की गति से अधिक रफ्तार से उड़ते हैं। इस तरह की गतिशील ऑब्जेक्ट को मापने के लिए मैक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उच्च वेग को मापने के लिए मैक का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो इसका सुमेलन किस प्रकार हो जाएगा? ये तो सभी सामने सामने ही है। उच्च वेग के लिए मैक, तरंग दैर्ध्य के लिए एंगस्ट्रॉम, दाब के लिए पास्कल, ऊर्जा के लिए जूल। ठीक है, ये IAS 1999 में और UPPSC 2006 में पूछा गया था। अगर हम द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु की वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात होता है। और उस माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात, अगर हम इस मैक संख्या के माध्यम से वस्तु के वेग को 1 और इसके सापेक्ष ध्वनि की चाल को ए या V2 माने तो ये अनुपात में होते हैं। ये है मैक। एक मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, अर्थात जब किसी ऑब्जेक्ट की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाए या वायु की गति से अधिक हो जाए तो इस प्रकार की गति को मापने के लिए मैक का प्रयोग किया जाता है। बाकी सब वही है। अगला प्रश्न है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल है। जूल ऊर्जा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जूल का। ठीक है, उसी तरह पास्कल बोल रहा है तो पास्कल के लिए क्या आ जाएगा? दाब या दबाव। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 1 माइक्रोन बराबर है। 1 माइक्रोन किसके बराबर है पूछा गया है। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए देखते हैं। 1 माइक्रोन मतलब होता है 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6। ठीक है, ये किस में होता है? मीटर में होता है। अब हमें ऑप्शन में क्या दिया है? मिलीमीटर में। ठीक है, पूरा ऑप्शन में मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर क्या होता है? 10⁻³ 1 मिली होता है। ठीक है, 10⁻³ अगर 1 माइक्रोन से इसे क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? 10⁻³ ठीक है, मिलीमीटर। इस तरह ये क्या हो जाएगा? 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये पॉजिटिव में है ना और ये नेगेटिव में है तो ये घट जाएगा। घटेगा तो क्या बचेगा? 10⁻³ इसे हम 1/1000 लिख सकते हैं। 1/1000 मिलीमीटर 1 माइक्रोन इसके बराबर होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन कितनी लंबाई प्रदर्शित करता है पूछ रहा है। 1 माइक्रोन, ऊपर के प्रश्न में हमने देखा 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अब ये लंबाई किस में दिया है, 1 सेंटीमीटर में दिया है पहले ऑप्शन को, दूसरे ऑप्शन को सेंटीमीटर में दिया है, तीसरे ऑप्शन को मिलीमीटर में दिया है और एक को मीटर में दिया है। मीटर में तो दिया है, इसको हटा ही दो। ठीक है, क्योंकि ये खुद 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो एक तो नहीं होगा। एक मिलीमीटर का मतलब समझते हैं। अगर हम इसे माइनस में आगे बढ़ाएं तो ये क्रम ऐसे जाता है, 10⁻⁻1 जो होता है उसे डेसी कहते हैं, 10⁻⁻2 जो होता है उसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो और एक 10⁻18 को एटो कहते हैं। ठीक है, 18 ये एटो, ये डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, इस तरीके से इसको एब्रीवेशन में प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोन, 1 माइक्रोन की बात करिए, अगर हम सेंटीमीटर में इसे कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा, 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर, या इसे हम 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 माइक्रोन को हम सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 माइक्रोन बराबर हम जानते हैं 10⁻⁻6 मीटर होता है, और मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको 10 की पावर या 100 से गुणा करेंगे या 10⁻² से। ठीक है, 10⁻² से गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 10⁻⁻4 सेंटीमीटर 1 माइक्रोन की लंबाई होगी। अगर हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होता तो 10⁻³ से गुणा करते हैं, 10⁻³ से गुणा करते तो इसका आंसर क्या होता, 10⁻³ मिलीमीटर आता। 1 माइक्रोन की लंबाई 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछा गया है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति हॉर्स पावर शक्ति इकाई है, ये भी सही है। 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर या 1 हॉर्स पावर। समुद्री मील नौचालन में दूरी की इकाई है। ठीक है, नौचालन में दूरी को मापने के लिए समुद्री मील का प्रयोग किया जाता है, नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेल्सियस, ये सेल्सियस यहाँ से है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, सेल्सियस टेम्परेचर की इकाई है, अर्थात ताप मापा जाता है सेल्सियस से, ऊष्मा नहीं। ऊष्मा किससे मापा जाता है, कैलोरी से मापा जाता है। ठीक है, कैलोरी से मापन किया जाता है ऊष्मा का, सेल्सियस से ताप मापन किया जाता है। तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, सेल्सियस से तापमान का मापन किया जाता है और ऊष्मा का मापन कैलोरी से किया जाता है। व्याख्या की बात करते हैं, सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। ठीक है, ताप को मापने का मात्रक है। ऊष्मा हीट का मात्रक कैलोरी होता है। नौचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है, इसे नॉटिकल मील भी कहा जाता है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे हम वाट कहते हैं। एक अश्व शक्ति 740 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की इकाई नहीं है, ऊष्मा की इकाई के बारे में पूछा गया है, नहीं है, क्या नहीं है। ऊष्मा को कैलोरी से मापते हैं। ठीक है, और कैलोरी के आगे कोई भी चीज़ लगा लो, चाहे किलो लगा लो या ग्राम लगा लो, तो ये तो उसकी मात्रा को माप ही रहा है ना, तो ये भी सही हो जाएगा।
और उष्मा उष्मा ऊर्जा से रिलेटेड है तो किलो जूल ये भी हो जाएगा, लेकिन वाट ये नहीं होगा। वाट से किस क्या का मापन किया जाता है? शक्ति का मापन किया जाता है, सामर्थ्य का मापन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, उष्मा की इकाई से संबंधित नहीं है वाट। व्याख्या पर आते हैं। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करता है। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है उष्मा। यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है, ठीक है। अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ की ओर होता है, कहने का मतलब है। उष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। वाट शक्ति के मापन में प्रयुक्त किया जाता है। वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। एक वाट को हम इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जूल प्रति सेकंड के रूप में। अगला प्रश्न है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऊपर के प्रश्न भी सेम यही था, केवल ऑप्शन अलग था, ठीक है। अगर हम बात करें कैलोरी, कैलोरी तो है, ठीक है। जूल है। अर्ग, अर्ग भी उष्मा का इकाई है, ठीक है। सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड नहीं है। सेंटीग्रेड से क्या मापते हैं? ताप मापते हैं। जब आपको बुखार हो जाता है तो उसका जो नंबर आता है उसमें तो उसके नंबर के बाद क्या लिखा रहता है? सेंटीग्रेड लिखा रहता है। जैसे कि 37 पॉइंट कुछ कुछ 37.5 सेंटीग्रेड, 40 सेंटीग्रेड, ये तापमान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं होगा। उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल एवं अर्ग उष्मा की इकाई है, ठीक है। अर्ग भी उष्मा की इकाई है। ऊर्जा उष्मा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा उष्मा कहलाती है। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूरी का क्या मतलब है, पूछा गया है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप बहुत ही कमज़ोर हैं, समझ गए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। यूनिट के सेक्शन में, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं मीटर, ये मीटर हो गया, ठीक है। मीटर के ऊपर और मीटर के नीचे, कहने का मतलब है मीटर को हम पॉजिटिव वे में 10 की पावर पॉजिटिव में ऊपर जाएंगे तो इन सभी के एब्रीविएशन हमें पता होना चाहिए। और मीटर के नीचे अर्थात 10 की पावर माइनस में जा रहे हैं तो इसके नीचे के एब्रीविएशन हमें पता होना चाहिए। जैसे 10 है, इसके ऊपर हम पॉजिटिव में जा रहे हैं, जैसे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 ऐसे जा रहे हैं तो ऊपर के मान को हम क्या बोलते हैं, इसके आगे लगने वाले एब्रीविएशन हमें पता होने चाहिए। और इसके नीचे जैसे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 ऐसे नीचे जा रहे हैं तो इसके सामने वाले लगने वाले एब्रीविएशन हमें पता होना चाहिए। जैसे ऊपर जा रहे हैं तो 10 की पावर 1 को हम एब्रीविएशन के रूप में क्या बोलते हैं? डेका, डेका बोलते हैं, डेका। और 10 की पावर 2 को हेक्टा बोलते हैं, हेक्टा, डेका हेक्टा। उसके बाद 10 की पावर 3 को किलो बोलते हैं। इसी तरह हम नीचे जाते हैं तो इसे डेसी, इसको सेंटी, और 10 की पावर -3 को मिली बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का एब्रीविएशन हमें पता होना चाहिए। ये एब्रीविएशन हमें कहाँ तक पता होना चाहिए? 10 की पावर +18 तक और नीचे 10 की पावर -18 तक इनका एब्रीविएशन पता होना चाहिए। यहाँ तक की एब्रीविएशन हमें पता होना चाहिए। इस पर एक वीडियो आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? दिए गए ऑप्शन है 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12 या 10 की पावर -15।
1 पिकोग्राम 10 की पावर -12 के बराबर होता है। अगर हम इसके एब्रीविएशन की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, 10 की पावर 6 को माइक्रो कहते हैं, 10 की पावर 9 को नैनो कहते हैं, इसको पीको कहते हैं, इसको फेम्टो बोलते हैं। ठीक है, ये जो पीको लगा है ना, ये पीको, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पीछे ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है और कोई यूनिट हो सकता है, लेकिन ये एब्रीविएशन हमें पता रहेगा तो हमें ये पता रहेगा कि 10 की पावर जो लग रहा है वो कौन से नंबर को प्रदर्शित कर रहा है, ये पता रहता है हमें जी सामने लगने वाले एब्रीविएशन के बारे में पता होने पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? ऊपर के प्रश्नों में हमने इस पर चर्चा की है, किसकी इकाई है? चलिए कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है पूछा गया है। ठीक है, दाब का एक इकाई तो हमें पता है जो ऊपर हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर उसके फार्मूला के रूप में दिया है। ठीक है, दाब की इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर। क्या है दाब की इकाई? इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसे हम N/m स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दाब की एसआई इकाई पास्कल है। ठीक है, चलिए हमने बता भी दिया पास्कल है, और इसे फार्मूला के रूप में हम इस तरह लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये दोनों इकाई हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर वही चीज़ दिया है। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है? यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आपको फार्मूला एक बार पता होगा तब आप इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर के प्रश्न में हमने क्या देखा? ऊपर के प्रश्न में दाब का यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर था। ठीक है, मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर वाला आंसर लेना है या पास्कल वाला। ठीक है, और दूसरा नहीं। यहाँ पर हम एसआई यूनिट पर बात करते हैं तो इनमें से किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।